Hello बच्चों, let's see this question. The standard enthalpy of combustion of sucrose is minus 6000 kilojoule per mole. What is the advantage in kilojoule per mole of energy released as heat of complete aerobic oxidation compared to anaerobic hydrolysis of sucrose to lactic acid? Delta H naught formation for lactic acid, CO2 and water is minus 700, minus 400 and minus 300 respectively in kilojoule. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना हो। सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग CO2 होगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी चेंज है उसको डेल्टा H1 मान लेते हैं, दैट इज गिवन टू बी माइनस 400। देन दी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दैट इज H2 प्लस हाफ O2 फॉर्मिंग वाटर। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें माइनस 300। अगर मैं अब इसमें इक्वेशन 1 को इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय फैक्टर ऑफ 11 और दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देता हूँ, तो मेरी रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बनेगी? 12 कार्बन प्लस 11 हाइड्रोजन प्लस 35/2 ऑक्सीजन फॉर्मिंग 12 CO2 प्लस 11 वाटर। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी चेंज होगा वो हो जाएगा 12 इंटू माइनस 400 प्लस 11 इंटू माइनस 300। तो जो एंथैल्पी चेंज मेरा निकल के आएगा इस रिएक्शन के लिए वो आएगा माइनस 8100 किलो जूल पर मोल। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये मेरी इक्वेशन 2 थी। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 12 CO2 प्लस 11 वाटर फॉर्मिंग 12 कार्बन प्लस 11 हाइड्रोजन प्लस 35/2 ऑक्सीजन। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा? प्लस 8100 किलो जूल पर मोल के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से अब हमें क्या गिवन है? द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सुक्रोज इज माइनस 6000 किलो जूल पर मोल। तो अगर मैं यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सुक्रोज लिखता हूँ, सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11। अगर मैं इसकी कंबशन करवाता हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट फॉर्म्स 12 CO2 प्लस 11 वाटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंथैल्पी चेंज है माइनस 6000 किलो जूल पर मोल। और इससे पहले वाली जो इक्वेशन थी इसको मैं लेबल कर लेता हूँ इक्वेशन 4। अगर मैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को कंपेयर करता हूँ तो इक्वेशन 4 क्या है? 12 CO2 प्लस 11 वाटर फॉर्मिंग 12 कार्बन प्लस 11 हाइड्रोजन प्लस 35/2 ऑफ ऑक्सीजन। इसका एंथैल्पी चेंज कितना है हमारे पास? 8100 के इक्वल। अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारी जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी C12H22O11 फॉर्मिंग 12 कार्बन प्लस 11 हाइड्रोजन प्लस 11/2 ऑफ ऑक्सीजन। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब एंथैल्पी चेंज कितना हो जाएगा? 8100 माइनस 6000 दैट इज 2100 किलो जूल पर मोल के इक्वल। अगर मैं इस इक्वेशन को अब रिवर्स करके लिखूंगा तो क्या बन जाएगी? 12 कार्बन प्लस 11 हाइड्रोजन प्लस 11/2 ऑक्सीजन फॉर्मिंग C12H22O11। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी चेंज होगा वो हो जाएगा 21 किलो जूल पर मोल। और ये जो एंथैल्पी चेंज है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इट इज नथिंग बट the delta H naught formation of sucrose C12H22O11 because 1 mole of molecule जब अपने constituent element से बनता है तो उसके corresponding जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला जाता है। यानी यहाँ से सुक्रोज की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गया माइनस कितनी हो जाएगी ये वैल्यू? माइनस 2100 किलो जूल पर मोल के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। और ये जो हमारे अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमें जो एडवांटेज निकालना है वो निकालना है एनारोबिक हाइड्रोलिसिस के साथ कंपेयर करके। अगर मैं सुक्रोज की एनारोबिक हाइड्रोलिसिस करता हूं तो उसके केस में हमारे को क्या देखने को मिलता है? C12H22O11 प्लस वाटर फॉर्मिंग 4 मोल्स ऑफ C3H6O3। ये हमारा क्या है? लैक्टिक एसिड है। इसके केस में हमारे को अगर एंथैल्पी चेंज निकालना है एनारोबिक हाइड्रोलिसिस का, सो इट विल बी इक्वल टू समेशन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स
माइनस द एंथैल्पी समेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारा कौन है, लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें कितना गिवन है, -700, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट सुक्रोज की अभी हमने निकाला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, -2100 है, माइनस वाटर की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अभी हमने देखिए कितनी गिवन है हमारे को, -300 के इक्वल गिवन है। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो एंथैल्पी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन दैट इज एनारोबिक हाइड्रोलिसिस जो है वो आ जाएगा -400 किलो जूल पर मोल। यानी एनारोबिक हाइड्रोलिसिस में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, -400 के किलो जूल पर मोल के इक्वल। और हमारी जो एरोबिक हाइड्रोलिसिस थी, जो हमारा कंबशन होता है, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, एरोबिक हाइड्रोलिसिस, एरोबिक ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, एरोबिक ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं हम इसको, और इसको कंबशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो एरोबिक ऑक्सीडेशन में कितनी एनर्जी है, -6000, और एनारोबिक हाइड्रोलिसिस में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, -400। तो अगर अब हमें डिफरेंस निकालना है कि कितना एडवांटेज हमें देखने को मिल रहा है एनर्जी का ऑफ एरोबिक ऑक्सीडेशन ओवर एनारोबिक हाइड्रोलिसिस, इट विल बी -400। ये हमारी एनारोबिक में रिलीज हो रही है, -6000 हमारी रिलीज हो रही है एरोबिक के अंदर। ये वाली एनर्जी रिलीज हो रही है हमारे पास एरोबिक ऑक्सीडेशन में, और ये वाली रिलीज हो रही है हमारे पास एनारोबिक हाइड्रोलिसिस में। तो कितने का एडवांटेज हमारे को देखने को मिल रहा है, 5600 किलो जूल पर मोल का। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द एडवांटेज ऑफ एनर्जी विल बी 5600 किलो जूल पर मोल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।